गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपको टू डायमेंशनल मोशन पढ़ा रहा था जिसमें सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ है और प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ है। इसमें एक थर्ड पार्ट होता है, उसको कहते हैं जनरल कर्विलिनियर मोशन। दरअसल जनरल कर्विलिनियर मोशन होता क्या है? जो वन टू डायमेंशन में जो मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा और भी वेरियस कर्व्स पे मोशन पॉसिबल है। उन सब का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उसको सीखने के लिए हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, जनरल कर्विलिनियर मोशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसको मैं डिस्कस आज करने जा रहा हूँ। इसमें थ्योरी तो थोड़ी कम ही होगी क्योंकि मेजर पार्ट तो थ्योरी का आप पढ़ ही चुके हो। इसका एप्लीकेशन पार्ट पे आपको फोकस करना होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए फिर जनरल कर्विलिनियर मोशन इस डायग्राम से समझाता हूँ। एक्स वाई प्लेन, कोई पार्टिकल इस ब्लू कलर की ट्रैजेक्टरी पे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, अपर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा है। एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम तुम्हारा पार्टिकल पॉइंट पी से गुजरता है। तो बच्चों उसका इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? एक्स कॉमा वाई लिखोगे। मैं आपको समझाता हूँ कि इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, बहुत करीब में दो पॉइंट मार्क कर लो। एक छोटा सा सर्कुलर आर्क बनेगा। इस छोटे से सर्कुलर आर्क को लेकर एक कंप्लीट सर्कल दिखा दो। इसमें यह माना जाता है कि जिस मोमेंट पर पार्टिकल पी से गुजर रहा था वो इस इतने बड़े सर्कल के छोटे से पार्ट से गुजर रहा था। उसके छोटे से पार्ट से गुजर रहा था, मतलब एक तरह से वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा था। सर्कुलर मोशन की थ्योरी लगाने के लिए सर्कल का कंप्लीट होना जरूरी नहीं होता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के एक छोटे से पार्ट पे भी चल रहा है, छोटे से टुकड़े पे भी चल रहा है, तो भी सर्कुलर मोशन की थ्योरी उसमें लगती है। मैं मानूंगा कि वो सर्कुलर मोशन करता हुआ माना जाएगा जब वो पॉइंट पी से गुजर रहा था। एक ऐसा सर्कल जो रेड कलर से दिखाया जा सकता है, एक ऐसा सर्कल जिसका एक सेंटर होगा, जिसको मैथ की लैंग्वेज में बच्चों हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका एक रेडियस भी होगा, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंबल होता है रू। तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी आप पढ़ चुके हो कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके टोटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी वेक्टर। एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, एन वेक्टर। नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होता है और अगर स्पीड उसका इंक्रीजिंग है, एटी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप रफली एज्यूम कर लो कि इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर और एटी वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, जो कि पैरेलल दिखाया हूँ। एटी वेक्टर और एन वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम पूरा कर लो। जो डायगोनल उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करता है टोटल एक्सीलरेशन। तो माना कि किसी मोमेंट पर ये उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये उसका इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये उसका इंस्टेंटेनियस नॉर्मल एक्सेलरेशन है और ये इंस्टेंटेनियस टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर है। बच्चों याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल एक्सेलरेशन को तीन तरह से डिफाइन करते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन होता है टुवर्ड सेंटर। फार्मूले आपको सिखाए जा चुके हैं, जरा रिवीजन कर लो। By knowing parametric equations, x as a function of time and y as a function of time, we can find out either
y एज ए फंक्शन ऑफ x और x एज ए फंक्शन ऑफ y। किसी न्यूमेरिकल में अगर ये दोनों टाइम t के फंक्शन में गिवन है, किसी एक से टाइम t की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो या तो ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाएगा या फिर ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी भी एक को इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और फिजिक्स में ऐसे भी पूछा गया है और ऐसे भी पूछा गया है। मैथ में ज़्यादातर यही चलता है लेकिन फिजिक्स में ये भी चलता है। फिर बच्चों जो मैंने दिखाया है डायग्राम, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। टाइम डेरिवेटिव ऑफ स्पीड दैट इज डी डी टी ऑफ मॉड वी दैट इज डी 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 टू एस बाई डी टी टू। स्पीड सिंगल डॉट, स्पीड पे सिंगल डॉट और डिस्टेंस पे डबल डॉट, इसको एस डबल डॉट लिखते हो, इसको वी सिंगल डॉट लिखते हो। इतनी तरह से आप पेटी को डिफाइन करते हो। नॉर्मल और सेंटीपेटल और रेडियल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय थ्री टर्म्स and we have the formula v square by rho where v is instantaneous speed and rho is defined as what? Radius of curvature of the trajectory at point P whose coordinates are x, y। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वाई डबल प्राइम। मैंने आपको ये बताया था कि इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको मैथ्स में मिलता है, फिजिक्स में हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। वाई प्राइम इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल प्राइम इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, and total acceleration vector according to parallelogram law, vector A equals at vector plus an vector, and we know that these two vectors are mutually perpendicular. So using parallelogram law we can have modulus of total acceleration vector equals under root of at square plus an square। ये आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है बच्चों। जनरल कर्वीलिनियर मोशन में कॉन्सेप्ट तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट में बहुत सारे वैरायटी होगी न्यूमेरिकल्स की, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों ये जो टॉपिक है जनरल कर्वीलिनियर मोशन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गिवन एक्स इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी, ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, देन द नेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी 4 ऑप्शन, इज इट। तो आप जानते होंगे कि इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। किसी एक से टी निकाल के दूसरे में रख दो या किसी कोई और मेथड यूज कर लो, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें बेहतर ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम करो। एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, वाई की वैल्यू यहाँ रखो, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी पहले से जानते ये 1 होगा, बचेगा एक्स ए स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। और आपको मैं फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ाया था, वहाँ ये बताया था कि ये सर्कल का इक्वेशन होता है। इसको अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। जब ऐसे लिखते हो तो कंपेयर करोगे तो एच की वैल्यू 0 आएगी, के की वैल्यू 0 आएगी, तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होएगा 0,0। रेडियस क्या होगा स्मॉल ए, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ओरिजिन उसका कोऑर्डिनेट होगा, रेडियस स्मॉल ए होगा और ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ये क्वेश्चन बच्चों कॉम्पिटिशन्स में 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो यही हो गया जो मैंने बनाया है, 4 ऑप्शन का इसमें टिक मारना है तो आप सर्कल पे टिक मारोगे। दूसरी तरह से वो लोग कभी कभी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पूछते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ये इक्वेशन मिल जाएगा, इसको आप टिक मारोगे। और तीसरा टाइप उनका होता है 4 ग्राफ दिए रहते हैं, 4 ग्राफ में ऐसा ग्राफ जहाँ दिखेगा उसको आप टिक मारोगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरह से पूछे जाते हैं, आपको सब कुछ करने आना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन, नाउ गिवन एक्स इक्वल्स 4 प्लस 5 साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल्स -3 प्लस 5 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द नेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी। ये वर्ड्स में ट्रैजेक्टरी का नेचर आपसे पूछा है, लेकिन मैं आपको तीनों निकालना सिखाऊंगा। अगर हम लोग इसको एडजस्ट करें, 4 को इधर ले आएँ
-3 को इधर लाए तो ये हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर, y+3 का होल स्क्वायर, x-4 की वैल्यू आएगी 5 sin ओमेगा t, y+3 की वैल्यू आएगी 5 cos ओमेगा t, 5 स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो अल्टीमेटली बच्चों आपको इस तरह से एक इक्वेशन मिलता है, और ये जो इक्वेशन है आपको याद होगा फंक्शन एंड ग्राफ में मैं सिखाया था कि ये सर्कल होता है, एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k, h की वैल्यू 4, k की वैल्यू -3 और रेडियस की वैल्यू 5। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आर 4, -3 एंड रेडियस इज 5 यूनिट। ग्राफ बनाओगे, ये जो सेंटर आएगा ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा, सोचो रेडियस 5 होगा। तुम अच्छे समझते होगे कि ओरिजिन से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले से, तो ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 5 आएगा, और तुम्हारा रेडियस भी 5 है। इसको सेंटर ले लो, इसको रेडियस ले लो और एक सर्कल ऐसे कंप्लीट कर दो, एक ऐसा सर्कल माना जाएगा जो ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा। तो ग्राफ बच्चों इसका ऐसा दिखेगा, ये सेंटर होगा और ये रेडियस होगा। वन मोर क्वेश्चन, given x equals say sin pi t, y equals b cos pi t and b are positive constants a greater than b, then the nature of the trajectory will be again 4 option। बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, sin स्क्वायर पाई टी प्लस cos स्क्वायर पाई टी इक्वल्स 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता ही है। sin पाई टी की वैल्यू यहाँ से निकालो, x बाई ए, cos पाई टी की वैल्यू यहाँ से निकालो y बाई बी, ये दोनों वैल्यू ला के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, x बाई ए का होल स्क्वायर y बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। प्यारे बच्चों ये है इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी। फंक्शन एंड ग्राफ में मैं पढ़ाया था, ये इक्वेशन एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा एलिप्स तुम्हारे क्वेश्चन में a मोर देन b दिया है, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस होगा वो डायरेक्टली एक्स एक्सिस होगा, तो ये जो एलिप्स होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। फंक्शन एंड ग्राफ रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। ये वर्टिसेस कहलाते हैं 1 2 3 4। सो दीज आर 4 वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स आर a, 0, -a, 0, 0, b, 0, -b, and this distance is small a. This is called length of semi major axis. This one is small b, length of semi minor axis, and ये उसका इक्वेशन हो गया, ये उसका ग्राफ हो गया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि फंक्शन एंड ग्राफ का जो चैप्टर है उस पर फुल कमांड चाहिए, तब आपको कंपटीशन लेवल का फिजिक्स पूरी तरह से समझ में आएगा। वन मोर क्वेश्चन, given x equals -e plus a sin omega t, y equals d plus b sin pi by 2 plus omega t, a, b, c and omega are positive constants, then the nature of the trajectory will be again a more than b and we have these 4 options। शुरुआत फिर इसको वैसे ही करो बच्चों। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, आपको मालूम है, तो ये पूरी क्वांटिटी हम लोग कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस ओमेगा टी निकालूंगा तो आएगा वाई माइनस डी डिवाइडेड बाई बी। यहाँ से साइन ओमेगा टी निकालूंगा तो आएगा एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। तो सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट राइट करता हूँ, साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से लाता हूँ, कुछ इतना आएगा। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से लाता हूँ तो इतना आएगा। स्क्वायर किया इक्वल टू 1 लिखा, इसको x प्लस सी के बजाय x माइनस माइनस सी लिख दिया। इसका रीजन था बच्चों, जब मैं आपको इलिप्स का एक टाइप पढ़ाया था, इक्वेशन था x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर,
वाई माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ पे एच था, यहाँ पे के था बच्चों। फिर मैंने पढ़ाया था कि ये जो एच कामा के होता है वो इलिप्स का सेंटर होता है। एच कामा के की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस सी कामा डी। तो ये जिस इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा उस इलिप्स का ये सेंटर हुआ। अच्छा, आपके क्वेश्चन में ए मोर देन बी दिया है, तो ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होगा, ये लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होगा, और ये ग्रेटर होगा, बी स्मॉलर होगा। तब देखो मैं इसको स्केच करके दिखाता हूँ। बच्चों ये जो सेंटर होगा आप रियलाइज करो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस सी कामा डी। ये जो माइनस सी है तो इसका मैग्नीट्यूड जो सी होगा वो ये वाली डिस्टेंस होएगी, और ये जो डी होगा वो एक्स एक्सिस ये वाली डिस्टेंस होएगी। और मैंने ये सिखा रखा है कि अगर स्मॉल ए ग्रेटर होगा तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये स्मॉलर होगा तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये मैं ऑलरेडी सिखा रखा हूँ। तो बच्चों ये होगा तुम्हारा माइनर एक्सिस and it should be parallel to y axis, and it would be major axis, it should be parallel to x axis, ऐसा दिख रहा होगा। और सेंटर से वर्टेक्स तक का ये जो लेंथ होता है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और इस डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इस तरह से ओवल शेप का एक कर्व बना दो, ये तुम्हारा एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एलिप्स होगा उसका ये इक्वेशन होगा। तो पहले मैंने इक्वेशन डिराइव किया, उसके बाद उसको स्केच कर डाला। स्केच करने के लिए फंक्शन एंड ग्राफ का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, सो मैंने बना दिया। तुम मुझसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जी आपका एलिप्स इसको इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया, आपका एलिप्स इसको इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया। ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, टच भी कर सकता है, उसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों। अगर मेरे क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होती कि स्मॉल ए इज ग्रेटर देन सी लिखा होता तो आपको मैंने सिखाया कि ये वाला डिस्टेंस सी होता है और ये वाला ए होता है। अगर ए ग्रेटर देन सी लिख के दिया होता तो मेरा एलिप्स कुछ यहाँ से गुजरता है ऐसे, ए मोर देन सी सेटिस्फाई हो जाता। एक लाइन और लिख कर दिया होता कि बी इज ग्रेटर देन डी। आपको मैं सिखा चुका हूँ कि ये डिस्टेंस डी है और ये वाला बी है। अगर बी ग्रेटर लिखा होता तो आपका एलिप्स फिर नीचे से भी गुजरता, नीचे वाले एक्सिस को भी कट करता। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जो कुछ भी है बस इतना ही है। तो मैंने अपनी मर्जी से एक एलिप्स स्केच कर रखा है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, इस एलिप्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी बच्चों। ये एलिप्स इसको काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है, केवल टच कर सकता है। ये इसको भी काट सकता है, नहीं भी काट सकता है, केवल टच कर सकता है। तो जैसी सिचुएशन क्वेश्चन में होगी वैसा तुम इसको सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैंने स्केच करना आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन x इक्वल्स a sin ओमेगा t, y इक्वल्स b cos pi by 2 plus omega t, then the nature of the trajectory will be 4 option। बच्चों cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, याद होगा आपको। तो ये माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब तुम क्या करो, डिवाइड कर दो, y की वैल्यू यहाँ रखो, x वैल्यू यहाँ रखो, टाइम का एक्सप्रेशन कैंसिल होगा, बचेगा माइनस बी बाई ए। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा आएगा। तुम्हें पता है कि जब कुछ दिया नहीं है
ए और बी को तुम पॉजिटिव क्वांटिटी मानो, ये पूरा एक नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। तो y इक्वल्स एम एक्स से कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन तुमको एक स्ट्रेट लाइन देगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन देगा और विथ नेगेटिव स्लोप देगा। तो अल्टीमेटली इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुछ ऐसा दिखाओगे बच्चों। नेगेटिव स्लोप का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल होगा इट शुड बी मोर देन 90। तो tan थीटा नेगेटिव आता है और कहते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा और ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। लेकिन बच्चों ये फिजिक्स वाली लाइन इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, नीचे भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन है। ध्यान से देखो, मैं पहले सिखा चुका हूँ फंक्शन एंड ग्राफ में कि एक्स की वैल्यू ऑसिलेट करेगा बिटवीन -a टू +a, यानी कि एक्स की इधर एक्सट्रीम वैल्यू -a आएगा और इधर +a आएगा। ड्यू टू सेम रीजन बच्चों y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी ऑसिलेट करेगा बिटवीन -b टू +b। आई मीन y की लिस्ट वैल्यू यहाँ पे -b आएगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर +b आएगा, उसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बाउंडेड होगी, एक रेक्टेंगल के भीतर ऐसे बाउंडेड होगी। ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पे कतई नहीं जाएगी, ये हमारे फिजिक्स वाले स्ट्रेट लाइन है। तुम्हारा पार्टिकल इस ट्रैजेक्टरी पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और उसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा और एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा। तो कुछ चीज़ें आपको ऑसिलेशन वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाऊंगा, अभी आप केवल ट्रैजेक्टरी बनाना सीखो। कुछ और क्वेश्चन देखो। गिवन vx इक्वल्स 2t, y इक्वल्स 3t क्यूब, गिवन x एट t इक्वल्स 0 is 0, ब्रैकेट में t का वैल्यू है। इसको पढ़ते हैं कि x एट t इक्वल्स 0 इक्वल्स 0, देन इक्वेशन टू द ट्रैजेक्टरी विल बी 4 ऑप्शन। इस t को इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। देखो बच्चों कैसे डिराइव होगा। vx का कैलकुलस डेफिनेशन होता है dx बाय dt, 2t से कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो। लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगा, t का लोअर लिमिट 0 और x का भी लोअर लिमिट 0। मुझे फार्मूला बनाना है तो अपर लिमिट वेरिएबल लिखते हैं, t को t लिखते हैं और x को x लिखते हैं। तो dx का इंटीग्रल x होएगा, 2t dt में 2 बाहर आएगा और t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट यहाँ लगा दो, लिमिट यहाँ लगा दो, ये हो गया x माइनस 0, 2 को 2 से काटो, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। बच्चों x की वैल्यू कितनी आती है, t स्क्वायर। y की वैल्यू दिया हुआ है तो तुम क्या करो, t की वैल्यू x में कन्वर्ट करो, t की वैल्यू x में निकालो और ला के यहाँ पे रखो। कैसे निकालोगे बच्चों, रूट लोगे। तुम जानते हो रूट लेते हो तो यहाँ प्लस माइनस साइन आता है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इंस्टेंटेनियस टाइम स्टॉप वॉच का रीडिंग होता है, स्टॉप वॉच का रीडिंग नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। तो टी की वैल्यू निकाल ली हो, टी की वैल्यू यहाँ ला के रख दो, क्यूब करो। तुम्हें पता रूट को 1/2 बोलते हैं, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर आएगा 3/2। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। ग्राफ नहीं पूछा है, ग्राफ पढ़ा दिया और रिवाइज करके खुद से बना लेना। 4 ऑप्शन में मैच कराओ। बी ऑप्शन देखो मैच हो गया। एक नए तरह का क्वेश्चन है, वैसे ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ। मैं पढ़ाया था कि अगर यहाँ एन पॉजिटिव होता है
तो ये एक तरह का पैराबोला होता है। और एन अगर ग्रेटर दैन 1 होता है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्केव अपसाइड पासिंग थ्रू ओरिजिन। रिवीजन कर लेना, याद आ जाएगा। इंक्रीजिंग कॉन्केव अपसाइड पासिंग थ्रू ओरिजिन। वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, अभी कुछ ही साल पहले पूछा हुआ है, जेईई मेन के पेपर में दिख जाएगा। जेईई एडवांस के बहुत पुराना क्वेश्चन है। वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x, y is given as this। ये टाइम t का फंक्शन है ये बच्चों, ये x, y का फंक्शन है। देखो then the equation to the trajectory will be, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसको करने के लिए बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर को इन जनरल हम लोग ऐसे लिखा करते हैं, ये मैंने पढ़ाया है आपको। और जब कंपेयर करोगे तो vx की वैल्यू कितनी आती है, 4x स्क्वायर। vy की वैल्यू कितनी आती है, 2y। तो vy की वैल्यू 2y आती है, vx की वैल्यू 4x स्क्वायर आती है। vx को कैलकुलस में dx बाय dt लिखते हो, vy को dy बाय dt लिखते हो। अब तुम क्या करो, तुम्हारा मकसद है y को x में कन्वर्ट करना। तुम टाइम t में कतई इंटरेस्टेड नहीं हो। टाइम t को कैंसिल आउट कराने का एक ही मेथड है, यू मस्ट डिवाइड dy by dt by dx by dt। Put the value of dy by dt, put the value of dx by dt। Now dt cancel out and we have dy by dx equals this। Then variables are separated, y को इधर ले आओ और dx को इधर ले जाओ, कुछ ऐसा मिलेगा। बच्चों इस क्वेश्चन में लिमिट मेरे को दिया नहीं है, तो इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट मेरे को दिया नहीं है। तो मैथ में पढ़ाया जाता है कि जब लिमिट नहीं लगाते तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। डिवाई बाई वाई का इंटीग्रल बच्चों होता है log y टू द बेस c, उसको शॉर्ट में लिखते हैं ln y। 2 को निकाल लो बाहर, x को ले जाओ ऊपर, x पावर माइनस 2, x पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रल होता है x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इज इट? फाइनली वो हो जाता है 1 बाई एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, कांस्टेंट लगा दो, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। बाई चांस 4 में से एक ऑप्शन ऐसा दिखता है, उसको टिक मार लो, सी ऑप्शन टिक मार लो। तो इसका मेथड तो बिल्कुल अलग था, ये टाइम टी का फंक्शन नहीं था, तो इसको करने का टेक्निक यही होगा, वी एक्स वी वाई अलग अलग निकाल लो, फिर इन दोनों को डिवाइड करो, डी टी कट जाएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, वेरिएबल को सेपरेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, ऑप्शन आएगा। तो प्यारे बच्चों जनरल कर्विलिनियर मोशन में आपने देखा है इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, कुछ और भी देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, गिवन द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ पार्टिकल्स मोशन x इक्वल्स a sin ओमेगा t, y इक्वल्स b cos 2 ओमेगा t, a b ओमेगा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, देन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी 4 ऑप्शन। ऐसा ही कुछ करो पिछले बार की तरह, साइन ओमेगा टी को x बाय a लिख डालो, cos 2 ओमेगा टी को cos 2 थीटा के फार्मूले से खोलो, इस तरह से खोल सकते हो। यहाँ साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ला के यहाँ पे रख दो, स्क्वायर कर लो, ऐसा आएगा। लेफ्ट साइड में y है। अब तो मैथ में पढ़ते हो बच्चों कि x पे स्क्वायर है, y पे पावर 1 है और एक टर्म कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये पैराबोला होगा।
तो पैराबोला ऑप्शन डी पे टिक मारो। जरा इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा होगा। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। देखो अच्छे समझना, यहाँ पे प्लस ही रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -1, आई मीन -b, इज इट। और यहाँ पे -a रखोगे तो भी उसका स्क्वायर इसे कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1 इंटू बी -b। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि जब x की वैल्यू +a होगी तब भी y की वैल्यू -b होगा, जब x की वैल्यू -a होगा तब भी y की वैल्यू -b होगा। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, आपके पैराबोला पे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा -a और इसका y कोऑर्डिनेट होगा -b। एक पॉइंट सिमेट्रिकली यहाँ मिलेगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा +a और इसका y कोऑर्डिनेट होगा -b। और अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे, यहाँ रखो 0, पूरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना आएगा b, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट +b होगा। तो ये पॉइंट तो यहीं पे होगा, यानी कि ये भी पॉइंट तुम्हारे पैराबोला पे होना चाहिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तुमने पैराबोला से ही निकाला है, तो ये भी पैराबोला पे सिचुएट करेगा। तो बच्चों एक पॉइंट पैराबोला पे यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा। अब हम लोग इन तीनों पॉइंट को लेता हुआ एक स्मूथ कर्व ऐसे बना दें तो कहा जाएगा कि मेरा पार्टिकल इसी पैराबोला पे ऑसिलेट करेगा, आएगा और जाएगा, इसी पैराबोला पे मूव करेगा। तुम सोच सकते हो, तुम ये सोच सकते हो कि सर जी आपने 3 पॉइंट केवल लिए हैं तो आप इसको कॉन्वेक्स अपसाइड क्यों दिखा रहे हो। उसके लिए बच्चों मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है कि अगर y का x के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो मेरा जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स अपसाइड ही दिखता है। तो ट्रेजेक्टरी तो बच्चों आप डिराइव कर ही चुके हो, जब dy/dx निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, यहाँ 2x आएगा। सोचो जब d2y/dx टू एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जो 2x यहाँ पे आया था उसमें से 2 तो बाहर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो जो भी बचेगा वो नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखो, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा ना, तो तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो कॉन्वेक्स अपसाइड तो दिखेगा ना। तो ये पैराबोला इस तरह से बनेगा और ये कॉन्वेक्स अपसाइड दिखेगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स a tan ओमेगा टी, y इक्वल्स b sec ओमेगा टी, a b ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्टरी विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। देखो कैसे होता है, यहाँ से निकालो tan ओमेगा टी, यहाँ से निकालो sec ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़े हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, जिसको थीटा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लो, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लो, ला के पुट कर दो, उसके बाद ट्रांसफ़र करो, इस वाले को इधर ले आओ, ला दिया 1। फंक्शन एंड ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ, कैसा इक्वेशन अगर एक माइनस होता है तो ये एलिप्स नहीं हाइपरबोला होता है। तो हो गया हाइपरबोला, ऑप्शन डी। इसका ग्राफ भी स्केच करना सिखाया हूँ। ये जो पॉजिटिव साइन के साथ क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव साइन के साथ ये y वाला टर्म है, तो मैं ये सिखा चुका हूँ, आप रिवाइज कर लेना। जो टर्म पॉजिटिव साइन के साथ होता है उसमें जो वेरिएबल होता है वही उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ये एक ऐसा हाइपरबोला है कि यहाँ पे x - h और यहाँ y - k कंपेयर करा जाए तो h की वैल्यू 0 है
के का वैल्यू 0 है, इस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन होगा, ये देखो, और वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ये देखो, सेंटर ओरिजिन होगा, और ये पेयर ऑफ कर्व होता है, और ये जो बीचों बीच ऐसे काटते हुए गुजरता है, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोग कहते थे, और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर था इसको कंजुगेट एक्सिस बोलते थे। और ये देखो, ये जो पॉजिटिव टर्म के नीचे बी लिखा होता है वो सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस हुआ करता था वही स्मॉल बी होता था, दोनों तरफ सिमेट्रिक होता था, ये भी स्मॉल बी होगा, तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा 0, बी, और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा 0, -b। ये तुम्हारा हाइपरबोला ऐसे बनेगा। बच्चों, हम लोगों के डेली लाइफ में जो मोशन पार्टिकल्स के होते हैं वो इस तरह के ट्रेजेक्टरी पे कतई पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रेडियन हो जाएगी, सोचो, जब ये π/2 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि टाइम टी की फाइनाइट वैल्यू पर ये एक्स कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई भी ह्यूमन मेड जो व्हीकल्स हैं, आई मीन गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन्स हैं, और टी की किसी फाइनाइट वैल्यू पर अचानक से इन्फिनिटी पे नहीं चले जाते। तो ये क्वेश्चन तो बना दिया गया है कि टी की फाइनाइट वैल्यू पर इन्फिनिटी हो गया, लेकिन अभी तक जितना साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसके हिसाब से एक्स वाई इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करना सिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह का मोशन फिजिबल नहीं होगा। बच्चों, एक क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर का देखो। इन द गिवन फिगर अ पैराबोला y equals to x square is shown. A particle is moving with variable speed along the curve in such a way that x dot is 2t meter per second and x at t equals 0 is 0, ये t का वैल्यू है। Find the radius of curvature at x equals 1 meter. The instantaneous speed v as a function of time t, at t and a at x equals 1 meter. Is it? So this is given equation. तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला सीखा है, कई बार सीखा है, ये फार्मूला सीखा है, ये इक्वेशन दिया है, तो निकालो dy/dx आएगा 4x, निकालो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 4, यहाँ पर उसकी वैल्यू रखो, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव का मॉड लिखो, पावर 3/2 करो, ये रो का फार्मूला बन गया। लेकिन रो की वैल्यू पूछा है व्हेन x इज 1, तो यहाँ पे रख दो 1, कुछ ऐसा रखो, सॉल्व करो, कुछ ऐसा होगा, अपॉन 4, 3/2 पावर को ऐसे लिख सकते हो, ऐसा 1 मीटर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल लिए तुम। अब जरा इस डायग्राम में भी समझो। तुम्हें पता है कि ये जो पावर n है पॉजिटिव है, मोर देन 1 है, तो एक तरह का पैराबोला होगा, इंक्रीजिंग कॉनकेव होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो पैराबोला तो रेड कलर से ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे। मान लो कि इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, प्रोजेक्ट करो, इसको x इक्वल्स 1 मीटर लिख दो, तो x इक्वल्स 1 मीटर पे रो की वैल्यू तुम कैसे डिफाइन करोगे? ये जो x इक्वल्स 1 मीटर वाला पॉइंट पैराबोला पे है, स्लाइटली लेफ्ट, स्लाइटली राइट, 2 पॉइंट मार्क करो पैराबोला पे, तो दोनों को मिलाने वाला जो कर्व होगा उसको एक सर्कुलर आर्क माना जाता है। उस सर्कुलर आर्क को लेते हुए एक सर्कल कंप्लीट किया जा सकता है, एक टैंजेंट बनाया जा सकता है, और कहा जा सकता है कि इस छोटे से कर्व पे, छोटे से टुकड़े पर गुजरते वक्त पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था। जब सर्कुलर मोशन कर रहा था तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी काम करेगी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा एटी वेक्टर, सेंटर की तरफ दूसरा एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंटर यहाँ दिखा दो, रो की वैल्यू निकाल चुके हो,
इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एन वेक्टर हो गया और ये टी वेक्टर हो गया, इसको मैं वेलोसिटी के पैरेलल दिखा दिया हूँ। अब आगे देखो क्या करना है। तुम्हारे क्वेश्चन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एक्स डॉट दिया है 2t, इसको कैलकुलस में लिखते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स 2t। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसा हुआ, इंटीग्रेट किया एट t इक्वल्स 0 एक्स इक्वल्स 0, ये गिवन था ऊपर दिखाया हूँ। अपर लिमिट वेरिएबल लिखो, dx का इंटीग्रल x, लिमिट लिखो 2 को बाहर निकालो, टी डी टी का इंटीग्रल इतना आएगा, लिमिट लिख दो, 2 कट कर दो, लिमिट यहाँ लगा दो, लिमिट यहाँ लगा दो, 2 कट जाएगा, x इक्वल्स टी स्क्वायर से इक्वेशन 1। इज इट? ये y की वैल्यू दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी टी डी डी टी ऑफ दिस, चेन रूल लगाओ, 4x इंटू डेक्स बाई डी टी। इज इट? अब x की वैल्यू निकाल चुके हो, कितना निकाले बच्चों? टी स्क्वायर, और x डॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 2t, सब कुछ पुट कर दो, ये आएगा 80 क्यूब। इक्वेशन 1 से ये सब कुछ निकाल लिया कि y डॉट आएगा 8t क्यूब और x डॉट तो पहले से दिया हुआ है 2t। 2 डायमेंशनल मोशन में स्पीड का फॉर्मूला कैसे पढ़े हो? अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ रखो, वाई डॉट की वैल्यू यहाँ रखो, स्क्वायर करो, ये कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लो, जो बचेगा उसको अंदर लिखो। प्यारे बच्चों, इसको देख कर लगता होगा कि जब टाइम टी लगातार बढ़ता है, ये रीडिंग ऑफ स्टॉप वॉच होता है, जब ये लगातार बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। पता चल गया कि तुम्हारे क्वेश्चन में स्पीड लगातार बढ़ेगा। तुम कह सकते हो यहाँ पर कि मैं ये 80 वेक्टर को वेलोसिटी के पैरेलल क्यों दिखा दिया हूँ, क्योंकि इसकी सर्कुलर मोशन में थ्योरी थी कि जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होता है तभी ये दोनों पैरेलल होते हैं। शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी या नहीं, मैं ऐसे रिस्क लिया था, इसको पैरेलल दिखा दिया था, लेकिन मेरा रिस्क लिया हुआ अब कंफर्म हो चुका है कि मैंने डायग्राम सही बनाया। बाई चांस अगर ये डिक्रीजिंग स्पीड आया होता तो डायग्राम में मुझे करेक्शन करना पड़ता और 80 वेक्टर को अपोजिट दिखाना होता, लेकिन मैं तो दिखा दिया कि ये इंक्रीज हो रहा है, तब तो 80 वेलोसिटी के पैरेलल होएगा, तो मेरा डायग्राम तो सही है। तो इसमें ऐसी एजम्पशन लेकर डायग्राम बनाया जाता है। फिलहाल ये डायग्राम सही हो चुका है और मैं स्पीड डिराइव कर चुका हूँ, हो चुका है, फॉर्मूला आ गया है, ये अपने आप में क्वेश्चन था। फिर आगे देखो क्या क्या पूछा है। एक्स इज दिस कर चुका हूँ, सो एट एक्स इक्वल्स 1 मीटर, अगर यहाँ 1 लिखते हो तो टी की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आएगी? 1 आएगी। तो जिस मोमेंट पर एक्स 1 मीटर होएगा उस मोमेंट पर टाइम का रीडिंग 1 सेकेंड होएगा। नाउ दिस टू आर करस्पॉन्डिंग। एटी का फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी और स्पीड का ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, ये फॉर्मूला स्पीड का डिराइव हो चुका है, उसको यहाँ रख दो, डी डी टी लगा दो। ये जो रूट होता है बच्चों उसको 1/2 पार लिखते हो ना, तो समझ सकते हो कि इसका डेरिवेटिव आसान नहीं है। चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल लगाते हो, इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लो, पूरे को कैपिटल एक्स मान लो और उसको कैपिटल एक्स में डिफ्रेंशिएट करो, फिर इंटू डी एक्स बाई डी टी यहाँ बगल में लिखो। तो ये देखो कैपिटल एक्स मान के फॉर्मूला लगा दिया हूँ, एन इंटू एक्स पार एन माइनस 1। ये देखो एन, ये पूरा एक्स और एन माइनस 1 करने पे आएगा माइनस हाफ। फिर चेन रूल में डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, आई मीन डी डी टी ऑफ एक्स लिखते हैं,
तो एक्स को ब्रैकेट में फिर से लिख डाला, डी लगा डाला। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। उसको स्क्वायर करके खोल दिया। अगली लाइन में इसका डिफरेंशियल 80 आएगा, इसका डिफरेंशियल कुछ इतना आएगा, और इस लाइन को रिपीट कर दिया। 80 का एक फार्मूला तो बन गया, बहुत छोटा नहीं होगा, बन गया ना। लेकिन मुझसे पूछा कब है, एट t इक्वल्स 1 से। यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हर जगह 1 1 लिख दिया, इतना बचेगा। इसको सॉल्व करो, इतना आएगा, थोड़ा और सॉल्व करो, इतना आएगा। 80 की वैल्यू देखो मैंने निकाल डाली, ये तुम्हारा आंसर हो गया। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इतना तुम डिराइव किए पड़े हो। तो t की वैल्यू 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो, सॉल्व करो, इतना आएगा। तो स्पीड एज t इक्वल्स 1 की वैल्यू, ये भी सॉल्व हो गया। नॉर्मल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हो, v स्क्वायर बाई रो। v इतना डिराइव कर चुके हो, स्क्वायर करो, रो इतना डिराइव किए हो, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करो, इतना बचेगा। तो एन भी आप निकाल चुके हो। क्यों, आई मीन एन कब पूछा था, टी की वैल्यू 1 पे। तो टी की वैल्यू 1 पे स्पीड इतना निकाले हो, ये देखो निकाले हो। और टी इक्वल्स 1 पे एक्स इक्वल्स 1 था, तो रो इतना निकाल चुके हो, तो ला के रख दिया, एन आ गया, आंसर हो गया। बच्चों टोटल एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला कई बार पढ़ाया गया है। तो 80 की वैल्यू ला के यहाँ रखो, एन की वैल्यू ला के यहाँ रखो, इसको सॉल्व करो, इतना आएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, इतना आएगा, रूट निकालो, इतना आएगा, ये भी हो गया। हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको रोडो में दिख जाएंगे। पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v नॉट along the curve y equals say sin omega x, where a and omega are positive constants. Find a minimum and a maximum. ये टोटल एक्सेलरेशन है फॉर द पार्टिकल। बच्चों आपके क्वेश्चन में ट्रेजेक्ट्री ऑलरेडी गिवन है, ये साइन कर्व है, स्पीड गिवन है, कांस्टेंट बोला है। तो 80 का फॉर्मूला डी बाई डी टी पढ़े हो, अगर ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होएगा, तो 80 तो 0 हो गया। और किसी भी कर्व का एक छोटा टुकड़ा, आई मीन एक छोटा सा पोर्शन सर्कुलर आर्क माना जाता है, तो उस पर सर्कुलर मोशन की थ्योरी लगाओगे तो आएगा टोटल एक्सीलरेशन, और 80 0 होगा ही होगा, तो ए की वैल्यू एन के बराबर होगी। मैग्नीट्यूड लोगे तो इतना आएगा, और एन का फॉर्मूला सीख चुके हो, वी की वैल्यू पुट कर डालो, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ए की वैल्यू मिनिमम तब होएगी जब रो का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ए की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब रो का वैल्यू मिनिमम होगा। तो अब मेरे को खाली रो डिराइव करना रह गया है, और निकाल के रख दूंगा तो ये दोनों क्वांटिटी सॉल्व हो जाएगी। चलो रो के बारे में सोचता हूँ। ए मैक्स इज दिस और ए मिनिमम इज दिस। तो मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी लगा के देखा जा सकता है कि जब x की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा होगा, तब ये आपको खुद से करना होगा। फंक्शन दिया है, मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी लगाओ और खुद से देखो कि रो को मिनिमम होने के लिए क्रिटिकल वैल्यू इतना आता है कि नहीं, ये आपको करके देखना पड़ेगा। और रो को मैक्सिमम होने के लिए x की वैल्यू इतना आता है कि नहीं। मैं तो निकाल के लिख दिया हूँ, इसे आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, y प्राइम निकाल लिया, y डबल प्राइम निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रटा हुआ फॉर्मूला रख दिया, इन दोनों के वैल्यू ला के यहाँ पे रख दिया। फार्मूले को मैंने x में कन्वर्ट कर लिया। अब x की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा लिखने जा रहा हूँ। अगर ओमेगा को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो आता पाई बाई 2,
तो ओमेगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, रख दिया। इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। तो आपने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया था कि जब एक्स इतना होता है तो रो मिनिमम होता है। तो रो मिनिमम मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन आपके रो में दिख जाएगा। सिमिलरली एक्स की वैल्यू जब इतना होगा तो ओमेगा एक्स की वैल्यू पाई होगा। तो जो जनरल फार्मूला निकाले थे तुम, ओमेगा एक्स को यहाँ लिख दो पाई, यहाँ भी लिख दो पाई, कॉस पाई -1, साइन पाई 0, ये पूरा 0 हुआ। तेरह से रेसिप्रोकल इसका कितना आएगा बच्चों? इन्फिनिटी। ये तुम्हारा रो मैक्स हो गया। अब ए मैक्स निकालो, रो मिनिमम पुट करो। ये तुम करके देख चुके हो। ऊपर ले जाओ, ये तुम्हारा ए मैक्स आ गया। रो मैक्स तुम अभी अभी निकालो इन्फिनिटी, रेशियो कितना आएगा? 0। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। ये तुम्हारा गिवन साइन कर्व है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा π/2 ओमेगा। एक्स कोऑर्डिनेट π/2 ओमेगा। यहाँ पे अगर एक छोटा सा सर्कुलर आर्क लिया जाए, एक सर्कल पूरा किया जाए, तो सबसे छोटा सर्कल यहीं पे बनेगा, यानी कि उसका रेडियस मिनिमम आएगा और इसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट π/2 ओमेगा होगा। उसका ठीक डबल एक्स कोऑर्डिनेट ये डबल हो गया, कितना? π/ओमेगा हो गया। जब एक्स की वैल्यू π/ओमेगा लोगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 आएगी, करके देख लेना। और प्यारे बच्चों, ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सोचो, यही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाईं तरफ कॉन्वेक्स दिखता है, उसके दानी तरफ कॉन्केव दिखता है। तो याद आया होगा कि यही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आपको बताया गया है प्रॉपर्टी, y का सेकेंड डेरिवेटिव क्या आता है? 0। तो बच्चों, y का सेकेंड डेरिवेटिव 0 आता है, मैं करके दिखाया भी हूँ। ये देखो, y का सेकेंड डेरिवेटिव, ये देखो, ये 0 आया है। तो रो मैक्स कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी का मतलब, अगर रेडियस इन्फिनिटी आएगा तो वो जो सर्कुलर आर्क बनेगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तुम्हें पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का रेडियस इन्फिनिटी माना जाता है। इस पॉइंट पर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लेकर अगर सर्कुलर आर्क बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। तो ऊपर जो एनालिसिस करे हो उसको डायग्राम से ऐसे समझ सकते हो कॉन्फिडेंस के लिए। इसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन ये भी है, ये भी रोडो में दिखेगा, और ये जेईई एडवांस में बहुत पहले पूछा हुआ है। अब पैराबोला की जगह पे जो कर्व दिया है वो एलिप्स दिया है। स्पीड पार्टिकल का कांस्टेंट v0 फिर से दिया है, ए ग्रेटर दैन बी दिया है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन बना दिया, ए मिनिमम ए मैक्सिमम। जब स्पीड कांस्टेंट है तो फिर से 80 0 होएगी। ये देखो, ए की वैल्यू एन होगा और एन का ये फार्मूला होगा, वी की वैल्यू पुट कर दिया, फिर से ए की वैल्यू इतनी आएगी। फिर से इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रो पे डिपेंड करेगा। तो ए मैक्स इज दिस एंड ए मिनिमम इज दिस। तो फिर से मेरे को रो मिनिमम और रो मैक्सिमम निकालना होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी से तुम एग्जामिन कर लेना, मैं समरी लिख दिया हूँ। एट पॉइंट ए कामा 0 रो इक्वल्स रो मिनिमम, एट द पॉइंट 0 कामा बी रो इक्वल्स रो मैक्सिमम। ये एग्जामिन तुम खुद से करोगे, इज इट? अब इसमें से y प्राइम y डबल प्राइम दो बार डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बनाओगी। इन दोनों की वैल्यू निकालोगे, ला के रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये सब तुम्हें बेचा करना होगा। तो रो एट पॉइंट एस कॉमा वाई, इस तरह का एक फॉर्मूला तुम्हें मिलने जा रहा है।
कि तुम करके खुद से देख लेना, ऐसा कुछ मिलेगा। हमें बताया हूँ कि a, 0 पे रो की वैल्यू मिनिमम आएगी, यानी कि x की जगह पे और y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 और x की जगह पे a रख दो, इसको सॉल्व करो, इतना आएगा, ये रो मिनिमम हुआ। रो की वैल्यू मैक्सिमम होएगी 0, b पर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b, y की वैल्यू b और x की वैल्यू 0, इसको सॉल्व कर लेना, इतना आएगा, ये रो मैक्स आ गया। रो मिनिमम ला के यहाँ रखो, ए मैक्स आ गया। रो मैक्सिमम ला के यहाँ रखो, ए मिनिमम आ गया। डायग्राम से समझना चाहते हो तो मैं डायग्राम बना रखा हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ये 4 कोऑर्डिनेट पढ़ा चुका हूँ। और ये जो पॉइंट है a, 0, यहाँ पे छोटा सा सर्कुलर आर्क ले लूँ, सर्कल पूरा करूँ तो रियलाइज करो कि ये सबसे छोटा दिखेगा, बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है ना ये। और ये जो पॉइंट है 0, b, छोटा से एक कट लगा दूँ, सर्कुलर आर्क बना लूँ, उस सर्कुलर आर्क को लेता हुआ एक सर्कल पूरा करूँ तो ये सर्कल सबसे बड़ा दिखेगा। मैक्सिमम मिनिमा से कंफर्म कर लेना और विजुलाइज करके भी तुम रियलाइज कर सकते हो कि यही सर्कल सबसे बड़ा दिखेगा, उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा और ये उसका मैक्सिमम रेडियस होएगा। रो मैक्स a²/b एक करके दिखा दिया हूँ, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका रेडियस सबसे छोटा होगा और ये करके दिखा चुका हूँ। तो ऊपर जो करे हो उसको इस डायग्राम से ऐसे रियलाइज कर लो। प्यारे बच्चों, जनरल कर्विलिनियम मोशन मैंने आपको काफ़ी कुछ कराया, कुछ क्वेश्चन और हैं जो तुम खुद से मेरी बुक से पढ़ के समझ सकते हो, जैसे कि वैसे ये तो मैंने करा ही दिया है आपको, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ग्राफ तो मैंने सिखा ही दिया है। तो मोर और लेस 1-2 क्वेश्चन हो सकता और रह गए होंगे, नहीं तो मैंने जनरल कर्विलिनियम मोशन के सारे क्वेश्चन करा दिए। जनरल कर्विलिनियम मोशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, मे भी 1-2 क्वेश्चन और होंगे। तो जब भी मेरी बुक आप परचेज करोगे, कुछ क्वेश्चन जो छोटे होंगे खुद से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत डीप में बहुत कुछ सिखा दिया। आज जो मैंने क्वेश्चन कराया ये लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन थे बच्चों। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको IE यूरोडो में मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन जेई में, RT जेई में बहुत पहले पूछे जा चुके हैं। एक ज़माना था जब यूरोडो से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आते थे, सेम टू सेम आज भी आते हैं मगर थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम में सेम टू सेम क्वेश्चन यूरोडो से उठा के पूछ दिया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन यूरोडो वाले मैंने कराए और ये RT जेई में पहले पूछे जा चुके हैं, इनका टफनेस लेवल हाई है, फिर भी मैंने थ्योरी पढ़ाई और अप्लाई करना सिखाया। आई होप थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका डर निकल जाएगा। तो आप खतरों से खेलना सीखो, मैं तो हूँ तुम्हें खतरों से खेलना सिखाने के लिए। तुम काफ़ी कमांड कर सकते हो, अच्छी अच्छी रैंक ला सकते हो। तो वीडियो लगातार देखते रहो और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और रिकमेंड करते रहो अपने दोस्तों को। मेरा मोरल हाई होगा, मुझे मोटिवेट करते रहोगे, मुझे भी मोटिवेशन तुमसे चाहिए। मैं अपना काम ऑनेस्टली करता रहूँगा, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा प्यारे बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।